दोस्तों, सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है और अब उन्होंने अपने पति यानी कि अजित पवार की राजनीतिक विरासत को आधिकारिक रूप से भी संभाल लिया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब पति के ना होने पर या फिर किसी वजह से जब पति उस पद पर काम ना कर पाए तो पत्नियों ने उनके काम को संभाला हो, उनकी विरासत को संभाला हो और साथ ही साथ संवैधानिक पद को भी संभाला हो। लोकल लेवल पर तो इसके कई उदाहरण मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पर इसे देखें तो 3 नाम ऐसे हैं जो सबसे बड़े पैमाने पर सामने आते हैं। जब पति ना हो तब उन पत्नियों ने इस देश का कार्यभार संभाला था, इस देश के लोगों के लिए काम किया था। इनमें सबसे पहला नाम आता है जानकी रामचंद्रन का। जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु के उस वक्त के मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन की पत्नी थी। जब एमजी रामचंद्रन का निधन हो जाता है 1987 में तो उन पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वो राज्य को संभाले, क्योंकि उस वक्त और कोई सूटेबल व्यक्ति उस वक्त दिखाई नहीं दे रहा था। इस वजह से जानकी रामचंद्रन, जो कि तमिलनाडु की काफी फेमस एक्ट्रेस भी रही और साथ ही साथ जो उनके पति हैं एमजी रामचंद्रन, वो भी एक वक्त के काफी फेमस एक्टर रहे हैं और इसके बाद वो राजनीति में आते हैं। राजनीति में जब वो आते हैं तो वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते हैं। जब उनका निधन हो जाता है तो उनकी पत्नी जानकी रामचंद्रन इस पद को संभालती हैं और साथ ही साथ राज्य की जिम्मेदारी को भी संभालती हैं। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत ही छोटा होता है। 1988 में 7 जनवरी को वो शपथ लेती हैं, लेकिन 30 जनवरी को उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, क्योंकि विश्वास मत के दौरान विधानसभा में काफी हिंसा की बात भी सामने आती है और इसके साथ पता चलता है कि काफी बड़े लेवल पर बवाल हो जाता है और वो विश्वास मत पूरा नहीं कर पाती हैं, प्रस्ताव पूरा नहीं कर पाती हैं और इस वजह से उन्हें उस पद से हटना पड़ जाता है और इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता है और बाकी का जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो तमिलनाडु में होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वो कभी राजनीति में आती हुई दिखाई नहीं दी और मात्र 1 साल बाद ही उनका भी निधन हो जाता है। अब अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरा नाम आता है राबड़ी देवी का। राबड़ी देवी को आखिर कौन नहीं जानता होगा। बिहार में जब लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले का आरोप लगा, उनके पीछे पुलिस, सीबीआई सब लग चुकी थी, तो उस वक्त राबड़ी देवी ने ही राज्य का पूरा कार्यभार संभाला था। और तो और राबड़ी देवी ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके कार्यकाल के बारे में भी हम आपको कुछ बातें बता देते हैं। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो राबड़ी देवी ने 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक करीब 1 साल 201 दिन तक का कार्यकाल मुख्यमंत्री पद का संभाला था। लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले के कारण इस्तीफा देने के बाद वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी और तो और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। दूसरे कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 9 मार्च 1999 से लेकर 2 मार्च 2000 तक यानी कि 359 दिन का कार्यकाल उनका रहा। बीच में थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगा था और इसके बाद 11 फरवरी 1999 से लेकर 9 मार्च 1999 तक उसके बाद वो फिर से पद पर लौटी थी और ये उनका दूसरा कार्यकाल था। तीसरे कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 11 मार्च 2000 से लेकर 6 मार्च 2005 तक ये कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था। 2000 के चुनावों के बाद वो फिर से मुख्यमंत्री बनी और ये उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, लेकिन 2005 में चुनाव हारने के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है और यहीं से राबड़ी देवी की पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाती है। अब तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की पूरी पॉलिटिक्स को संभाल रहे हैं और साथ ही साथ उनकी पार्टी को भी संभाल रहे हैं। ये महिला के पद को संभालने का दूसरा उदाहरण था। अब तीसरा उदाहरण तो सबके सामने ही है सुनेत्रा पवार का। सुनेत्रा पवार ने जिस तरीके से पार्टी को संभाला है और साथ ही साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है, ये बताता है कि उनके लिए ये जिम्मेदारियां कितनी ज्यादा जरूरी और कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण रही होंगी, क्योंकि जैसे ही अजित पवार का निधन होता है इसके बाद से लगातार तमाम सवाल उठ रहे थे कि आखिर डिप्टी सीएम कौन बनेगा, क्योंकि अजित पवार उस पद पर सवार थे और साथ ही साथ एनसीपी का अब क्या होगा, जो अजित पवार की पार्टी है उसका अब क्या होगा, क्योंकि उस पार्टी के पास मौजूदा वक्त में 41 विधायक है। तो आखिरकार उन 41 विधायकों को संभालेगा कौन, उनको एकजुट करके कौन रखेगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में पार्टी काफी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि अजित पवार नहीं है, नेतृत्व नहीं है। जब पार्टियां नेतृत्व विहीन हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि उनमें टूट का डर बहुत बड़े लेवल पर फैल जाता है और यहाँ पर ये होता हुआ दिखाई भी दे रहा था। लेकिन बहुत सही वक्त पर सुनेत्रा पवार ने ये फैसला लिया कि वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी और अजित पवार के निधन के 4 दिन बाद वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेती हैं और इसके साथ साथ में अब एनसीपी के भविष्य को लेकर भी वो काफी बड़े फैसले लेने वाली है और साथ ही साथ राज्य को लेकर भी फैसले लेंगी। अब माना जा रहा है कि क्योंकि वो राज्यसभा की सांसद थी तो वो राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा देंगी। वहां पर हो सकता है कि अजित पवार के बेटे को चुनाव लड़वाया जाए और वहीं दूसरी तरफ जब उपचुनाव होंगे बारामती में तो अजित पवार की सीट से वो चुनाव लड़ेंगी और जाहिर सी बात है कि वो जीत भी जाएंगी, क्योंकि वहां पर सिंपैथी भी चलेगी और साथ ही साथ अजित पवार के चाहने वाले काफी ज्यादा बारामती में हैं। 1991 से अजित पवार हमेशा यहाँ पर विधायक बनते आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है
है कि अजित पवार के लिए अजित पवार की पत्नी को वहां से चुनाव जिताया जाएगा। जाहिर सी बात है कि वो जीत सकती हैं और इसी वजह से उसके बाद जब वो विधायक बन जाएंगी तो वो संवैधानिक पद पर भी होंगी और तो और अब वो डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुकी हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि जब जब पतियों के ना रहते हुए महिलाओं ने इस देश की कमान भी संभाली है और कई बड़े बड़े पदों को संभाला है, जिस वजह से कई बार राजनीति भी होती है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि महिलाएं हर चीज़ में परिपक्व है और यहाँ पर भी ये चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं। अब सुनेत्रा पवार किस तरह से पॉलिटिक्स करती हैं महाराष्ट्र में, किस तरह से वो अपनी पार्टी को संभालती हैं, डिप्टी सीएम के पद को संभालती हैं और साथ ही साथ उन्हें जो विभाग मिलेगा उस विभाग को कैसे संभालती हैं, अब इस पर लोगों की नजरें काफ़ी ज़्यादा हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मैं हूँ महिमा। नमस्कार।